चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के जामताड़ा से, जहां पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इसमें से सभी हिस्ट्री शीटर साइबर अपराधी हैं। इनके पास से पुलिस ने 10 कीमती स्मार्टफोन, 22 अवैध सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 पासबुक, 1 कार और 1 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में कर्माटांड थाने के रिंगो चिंगो से बद्री मंडल और राजमणि मंडल शामिल है। वहीं पांडेडी से विक्रम दास और सुब्रत दास को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रिंगो चिंगो का 5वीं पास, बद्री मंडल कन्नड़, मराठी और गुजराती फर्राटे से बोलता है। उस पर केरल के साथ महाराष्ट्र में भी ठगी का मामला दर्ज है। 5वीं पास व्यक्ति के इतना तेज दिमाग होने पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर ऐसे लोगों को शिक्षित कर अगर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया जाए तो जामताड़ा का भी साइबर कलंक से पीछा छूट सकेगा। इधर पुलिस की लगातार दबिश के बाद साइबर अपराध के जारी रहने की वजह कानून के जानकार कानून की खामियों को ही ठहराते हैं। और आरपी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं जामताड़ा से। एक पते की बात यह है कि जिस 5वीं क्लास के 5वीं पास शातिर अपराधी कहिए, ठग कहिए, उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात और आ रही है कि सरकार इन्हें कैसे यूज कर सकती है, इनकी इस कलाकारी को कैसे यूज कर सकती है। जब एक 5वीं पास और एक अनपढ़ व्यक्ति इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है तो उसके दिमाग का भी पता लगाना चाहिए। लेकिन जो गुनाह इन्होंने किया है, जिस रैकेट के तहत किया है, जिस षड्यंत्र के तहत किया है, उसकी बानगीन तस्वीरों के जरिए झलकती है कि जो गलत करेगा उसका अंजाम यही होगा और उसके हथकड़ियां जरूर लगेंगी। आरपी सिंह साहब बताइए, पुलिस क्या कह रही है? इसमें पुलिस केवल जामताड़ा पुलिस और पुलिस ही साइबर अपराधी के खिलाफ अपना मुहिम चलाए हुई है। और दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो इसमें न्यायालय की अहम भूमिका है, जिसके पहल से कुछ हद तक इस पर नियंत्रण पाया गया है। बावजूद इसके कि न तो इसमें राजनीतिक दल के लोग और न ही प्रशासनिक पदाधिकारी इस अभियान में एक आंदोलन का रूप दे पा रहे हैं, लिहाजा पुलिस का जो प्रयास है वो अधिक दूर तक नहीं जा पा रहा है और कई तरह की परेशानियां पुलिस के सामने समक्ष है इनको रोकने के लिए। बावजूद इसके कि विवेक जी, यहाँ के जो मजदूर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, कर्माटांड के लोगों में यह विशेषता है कि वहां जाने पर वहां की भाषा 24 घंटा के अंदर सीख लेते हैं और फराटेदार भाषा बोलते हैं। आप समझ नहीं पाइएगा कि कहाँ के, मतलब यहाँ के हैं या कहीं बाहर के हैं। और उसका खामियाजा दूसरे प्रदेश के जो दूसरे भाषा के लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। उनको अब सावधान रहना पड़ेगा कि आखिर ये लोग कौन है, इसको उनको अपना जज करना पड़ेगा, तब बच पाएंगे उससे। जी विवेक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। कई राज्यों में किससे जो लौटे हुए मजदूर हैं और ये कहा जा रहा है कि मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ की भाषा पर एकाधिकार इनका होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है और उसका जो उपयोग है कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ बैठे बैठे कन्नड़ और तमिल सभी जगह के जो कस्टमर हैं उनको ये निशाना बनाते हैं, उनसे रुपए ऐंठते हैं। तो जामताड़ा से बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में 4 साइबर शातिर आए हैं। कई बात कही जा रही है इनके बारे में। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार और बाइक जब्त की गई है। 5वीं पास शातिर जो कि कई भाषाओं का जानकार है, उसकी संलिप्तता इस पूरे मामले में ज्यादा है और ऐसे ऐसे कई गिरोह हैं जिनका पता लगाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। देखिए, बद्री मंडल है, 5वां क्लास पास है। वो लगभग 20 साल का, 19-20 साल का लड़का है और साइबर अपराध में बुरी तरह से लिप्त है। इसके पहले वो केरला में वो साइबर अपराध में वहाँ आरोपित था, वहाँ जेल गया है। मुंबई में 2 केस में वो आरोपित था और जामताड़ा में भी आरोपित था। तो इसका नेटवर्क जो है वो इंटरस्टेट है। यहाँ का लोग जो है, जो कि यहाँ पे ठीक ढंग से अपने भाषा पर भी उसको पकड़ नहीं है, यहाँ की भाषा नहीं जानता, यहाँ के हिंदी नहीं जानता है। यही आदमी महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र का भाषा सीख लेता है, दिल्ली जाता है, दिल्ली का भाषा सीख लेता है, कन्नड़ सीख लेता है, गुजराती सीख लेता है।
तो समझ सकते हैं कि ये आदमी का परवरिश जो है सही ढंग से नहीं हुआ। अगर इसका परवरिश सही ढंग से अगर होता, अगर इसको स्कूल कॉलेज अगर मिल जाता, यही सब तो आदमी ऊंचा बढ़ता है ना। और जो अपराधियों की प्रवृत्ति है कि वो लोग दूसरों के नाम से सिम निर्गत करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इसके लिए किसी भी राज्य की पुलिस हो, ये आईपीसी की धारा 406, 420 जो ठगी से संबंधित है, जो बैंक अधिकारी अपने छद्म वेश में बैंक इधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने लातेहार के चंदवा में ठेकेदार संतोष सिंह के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों से जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक संतोष सिंह के बेटे मृत्युंजय पर माओवादियों को फंड मुहैया कराने का आरोप है और इसी को लेकर एनआईए की टीम ने आवास में सघन जांच की। एनआईए टीम को जांच के दौरान कई दस्तावेज समेत कैश मिले हैं और आपको बताएं कि लातेहार के चंदवा में पिछले साल 23 नवंबर को माओवादी हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इस मामले में गिरफ्तार नक्सलियों ने संतोष सिंह के बेटे मृत्युंजय से 5 लाख रुपए लेकर माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू को पहुंचाने का खुलासा किया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, यूएपीए और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज है। तो ठेकेदार संतोष सिंह के घर छापेमारी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कैश बरामद किया गया। आवाज से कई संदिग्ध बैंक खाते जब्त किए गए हैं। नक्सलियों से साठगांठ का आरोप है और इसी मामले को लेकर यह छापेमारी की गई है। और पूरे मामले को हम बता रहे हैं कि 23 नवंबर को हमले में शहीद हुए थे 4 जवान। इसके बाद केस टेक ओवर कर मामले की जांच एनआईए की टीम कर रही है और इसी दबिश के बीच छापेमारी की खबर है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है। खबर है देवघर से, जहां पुलिस ने अंतर जिला अपहरण के बाद फिरौती की मांग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पिछले महीने की 25 तारीख की रात माधोपुर गांव के राजेंद्र दास के घर पुलिस वर्दी में आए अपराधियों ने उनकी बड़ी बेटी को अगवा किया था। हालांकि पुलिस दबिश के बाद अपराधियों ने बच्ची को रिहा कर दिया। 12 अपराधी हैं, जिसमें 4 अपराधी तजमुल अंसारी, फिरोज अंसारी, फारूक अंसारी, शंकर रवानी, 4 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ग्रे कलर का टाटा सूमो, 1 अपाची मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल बरामद हुआ है। पटना जंक्शन पर चंद घंटे के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान करीब 9 करोड़ के सोने चांदी जब्त किए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 8 करोड़ 42 लाख के जब्त सोने की है, जो कोलकाता से खरीद कर लाया गया था। पटना के मिथिलेश कुमार नाम का व्यक्ति इसे कोलकाता से लाया था, जिसकी जानकारी मिलने पर जीआरपी ने सर्च अभियान चलाकर इसे पकड़ लिया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर पटना जंक्शन की है, जहां दूसरी कार्रवाई में 27 लाख की चांदी को जब्त किया गया। श्रमजीवी एक्सप्रेस से यह चांदी लाई जा रही थी। आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए चांदी जब्त की और इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबर है पूर्णिया से, जहां के खजांची हाट थाने के पास स्कॉर्पियो गाड़ी से 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बिहार चुनाव के दौरान इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस हैरान है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं चंपानगर के एक ठेकेदार का कहना है कि यह पैसा उनका है और वे बैंक से पैसा निकालकर मजदूरों के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। और सहरसा में 3 युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। बेहरा थाने के सिहौल के पेट्रोल पंप की घटना है और एक मोटरसाइकिल सवार 3 लड़के आए। मोटरसाइकिल में पेट्रोल लेने के बाद पैसा नहीं देने की बात कहने लगे। पैसे को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से बहस हुई, जो मारपीट में बदल गई। जाते जाते लड़कों ने 25,000 रुपए और मोबाइल भी छीन लिए। इस विवाद में पेट्रोल पंप का कर्मचारी जख्मी हो गया है, जिसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया। वो तेल लिया, तेल लेने के बाद
वो भागने लगा, उससे पैसा मांगा तो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद उसने बोला कि भाई हमारा पैसा दे दो। तो उस समय हमारा ड्यूटी छूटने का उसका टाइम था। ड्यूटी छोड़ा, दूसरा आदमी पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो बोला जो पैसा नहीं देंगे, तो दोनों में हो गया बाताबाती सोता है, बाताबाती तो होगा ही। बाताबाती हुआ, उस दंडबल में उठापटक। बीजेपी चुनाव अभियान समिति की आज बैठक पटना में होगी और चुनाव अभियान समिति की बैठक दिल्ली में। बैठक के बाद सभी नेता पटना पहुंचे हैं। भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से पटना लौटे हैं। संजय जायसवाल भी देर रात पटना पहुंच चुके हैं और उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी हो सकती है आज। इधर बिहार में मैराथन चुनाव अभियान के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, जहां वे सबसे पहले पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भगवान महावीर का आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। जेपी नड्डा गया में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। बहुत तकलीफ में। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। गया के गांधी मैदान में आयोजित चुनावी सभा में पहुंचने वालों को 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी होगा। जेपी नड्डा की चुनावी सभा में 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमृता भूषण ने बताया कि चुनावी जनसभा में कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन होगा। चुनावी सभा में प्रदेश के 7 नेताओं के साथ ही गया जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। 7,000 लोग शामिल होंगे इसमें और ये सोशल डिस्टेंसिंग के को देखते हुए रखा जाएगा। 2 गज की दूरी रहेगी सबके बीच में और सबको मास्क कंपलसरी किया है। सैनिटाइज़र रहेगा और कोविड-19 को देखते हुए हम सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही ये सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा चुनाव में एक तरफ प्रत्याशियों में जहां होड़ मची है, वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने टिकट मिलने के बाद अपना सिंबल लौटा दिया और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। दरअसल मनोज कुशवाहा को मीनापुर से टिकट मिला था, लेकिन वो कुढ़नी से लड़ना चाहते थे और कुढ़नी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने सिंबल लौटा दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी मनोज कुशवाहा के फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार के बदले मनोज कुशवाहा को सिंबल मिल गया था। वहीं सांसद आरसीपी सिंह ने भी मनोज कुशवाहा की तारीफ करते हुए कहा कि चुनाव के बाद पार्टी इस पर विचार करेगी और उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। और आज भी उन्होंने एक बड़ा त्याग किया कि ये सिंबल अपना लौटा लें। लंबे काल से इनको जानने का मौका मिला है, कभी भी पार्टी के लाइन से इधर उधर उन्होंने काम नहीं। जी, हमारा ये कहना है कि हम पुरानी विधानसभा से चुनाव लड़ते थे और पुरानी विधानसभा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मुझे मीनापुर का सिंबल दिया। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ दूसरे क्षेत्र से जाके लड़े। तो पार्टी ने इस चूक को स्वीकार किया है और इतना ही मैं मनोज जी को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने आज ये जो गेस्चर दिखाया है, ये साधारण नहीं है। राजनीति में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। तो पार्टी इसका पूरा ख्याल रखेगी और मनोज जी के मान सम्मान पूरा ख्याल रखा जाएगा। असहज वो महसूस इस मामले में कर रहे थे कि वहाँ के कार्यकर्ता को वो जब वार्तालाप हुई, वो क्षेत्र में घूमे तो उन्हें लगा कि नहीं, हम तो मान के चलिए कुरहनी से आते हैं और कुरहनी से विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन मीनापुर के वर्कर को कहीं ना कहीं पर ही कष्ट हो रहा है। मीनापुर की वर्कर को समझने का काम किए, वो उनकी दुख दर्द को समझने का काम किया। उसके नाराज तो है चुनाव? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आप बात कीजिएगा, अभी भी बात हुई है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता ही नहीं, कलाकार भी किस्मत आजमा रहे हैं। मशहूर भोजपुरी गायक भरत शर्मा ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भरत शर्मा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के नाम पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही व्यापारी से लेकर कलाकार और हवलदार से लेकर अधिकारी तक को टिकट दिया गया, लेकिन डॉक्टरों को इस बार
नजरअंदाज कर दिया गया। आईएमए ने राजनीतिक पार्टियों के फैसले पर न सिर्फ सवाल खड़ा किया बल्कि डॉक्टरों के मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगाया। राज्य भर के तकरीबन 40 मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर इंतजार में थे कि कोई भी पार्टी टिकट का ऑफर देगी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने एक भी डॉक्टर को टिकट नहीं दिया, जबकि आरजेडी ने कुम्हरार से दंत चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को टिकट दिया है। आईएमए ने सियासी दलों पर डॉक्टरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कुम्हरार से आरजेडी की टिकट पर ताल ठोक रहे डॉक्टर धर्मेंद्र की माने तो आरजेडी ने चिकित्सकों को सम्मान दिया है। और बहुत सारे आश्वासन सभी दलों से मिला था और मुझको छोड़ के सभी लोग उम्मीदवार थे, जो मेरे प्रेसिडेंट हैं या एक्स प्रेसिडेंट हैं या दूसरे जो हमारे संगठन है उसके लोग, भाषा के लोग और भी काफ़ी संगठन है उसके लोग उम्मीदवार थे, एस्पायरेंट थे, लेकिन इन्हीं को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हम लोग सब डिमांड करते हैं, मेरा भी ऐसा मांग है कि और भी पार्टियां डॉक्टर्स को प्रत्याशी बनाएं। ये एक अच्छी पहल है आरजेडी की तरफ से। किसी पार्टी के नेता नियत और नीति से प्रभावित होकर के राजनीति ज्वाइन करते हैं, अपना हम पूरा देते हैं। ऐसे में निश्चित ही राजनीति में हम एक अपना उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।